अगर इनके घर उजाड़े जाएंगे, इनकी ज़मीनें अगर इनसे छीनी जाएंगी, सरकार लैंड है, अगर किसी के पास, बड़े माफियों के पास, मिनिस्टरों के पास या बड़े बड़े पैसे वालों के पास, गरीब गुरबा के पास, किसी के पास 1 कनाल घास चराई है, किसी के पास 10 मरले, किसी के पास 5 मरले, उन लोगों को ना एलजी हुकूमत उजाड़ने की कोशिश करे, ना केंद्र सरकार से मैं कहता हूँ होश में आ जाए, वो इस आवाम को रियासत जम्मू और कश्मीर को तजर्बा गाह ना बनाए। मैं आपको बताऊं कि डीडीसी या बीडीसी वाले जितने लोग चुनेंगे वो सिर्फ हुकूमत के चमचे हैं, वो हुकूमत के चमचे हैं। अगर वो हुकूमत के खिलाफ आवाम की बात करेंगे, आवाम के साथ प्रोटेस्ट करेंगे, तो ना डीसी, उनकी डीसी साहब के पास वो जो चापलूसी करने जाते हैं, जो वो घपला करने चाहते हैं, 2 नंबर के धंधे चलाना चाहते हैं, तो फिर आवाम की बात करेंगे तो उनकी ना केंद्र सरकार में सुनाई होगी, ना जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी डीडीसी बीडीसी रियासत जम्मू कश्मीर में उनकी वक्ती एडमिनिस्ट्रेशन कभी नहीं सुनाई देगी, क्योंकि ये चापलूस लोग, अगर ये आवाम की सही रहनुमाई करते, आज वही हम 2014 के बाद देख रहे हैं कि रियासत जम्मू और कश्मीर को डिक्टेटरशिप के अंदर आवाम को दबाया जा रहा है, आवाम की आवाज़ दबाई जा रही है, इनसे आवाम की कोई सुनाई कहीं नहीं है। मैं एलजी हुकूमत से और केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस रियासत जम्मू और कश्मीर में प्रैक्टिकल न किया जाए, यहाँ तजर्बागार रियासत जम्मू कश्मीर को ना बनाया जाए। मेरे वालिद साहब ने 1961 में पत्थर खोदे और पत्थर तोड़े और पत्थर जो है एक बहुत बड़े पहाड़ को वहाँ अपना खून लगा के ज़मीन को सीधा किया। 61-62 की गिरदावरी मेरे पास अभी मौजूद है, लेकिन मेरा मकान भी आ गया इस लिस्ट में कि भाई आप अपना मकान, कच्चा मकान उठा लें और ज़मीन को खाली कर दें। मेरे पास जगह ही वही है। इसी तरीके से हर इंसान के पास 1-1 मरला, 2-2 मरले या कनाल या 2-2 कनाल जगह हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे जनाब? हम इतने गरीब लोग हैं, हमको इधर किराए के लिए पैसा नहीं मिलता। हम पैदल चलकर इधर पुंछ में पहुँचते हैं और 2-2 कनाले हमारे पास ज़मीनें नहीं हैं। हमारी जो ज़मीनें हैं वो आर्मी के बीच में हैं, हम आर्मी के साथ रहते हैं, तो हम उधर से भी दुखी, इधर से भी दुखी हो गए। बोलते हैं 2-2 मरले में मकान बने हुए हैं, जो उनको भी गिराओगे तो इसे हमें मरना चाहिए, इसे हमें मरना चाहिए और हम छोड़ेंगे नहीं। यहाँ हमको खुदा रास्ता दे दे, हम कहीं और सोचें। ज़मीनी जो नए कानून आए हैं उसके बाद जगह जगह से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। आज डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी, बस स्टैंड में भी एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद अभी ये परेड ग्राउंड में प्रोटेस्ट चल रहा है और तमाम ये देख सकते हैं कि तमाम गरीब लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है इनका। कल रजौरी में भी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद सुरनकोट में प्रोटेस्ट हुआ और आज यहाँ पे पुंछ में 2 जगह पे अभी प्रोटेस्ट हो चुके। उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। सर बंद की जाए, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो नए कानून आ रहे हैं, आवाम परेशान है, आज हर जगह से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। जो नए कानून आ रहे हैं जिसमें यह कहा गया है कि 20 दिन के अंदर तमाम जो स्टेट लैंड है उसको खाली किया जाएगा। हिंदुस्तान की सरकार ने 2019 में एक फ़ैसला लिया था, दफ़ा 370 को एब्रोगेट करके लोगों को, लीडरों को नज़रबंद किया था। उस वक्त लीडरों के लिए ये लोग इसलिए सड़कों पर नहीं आए थे कि लोग जम्मू कश्मीर की लीडरशिप से उकताए हुए थे। जम्मू कश्मीर की लीडरशिप ने लोगों को परेशान किया हुआ था, इसलिए उन लीडरों के हक़ में कोई भी आदमी सड़कों पर नहीं आया। लोग लीडरों के लिए इसलिए सड़कों पर नहीं निकले थे, इसलिए घरों से बाहर नहीं निकले थे कि लोग जानते थे यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें रही हों, PDP की रही हों, कांग्रेस की रही हों, उन लीडरों ने हमेशा गरीब आवाम का खून चूसा। उन्हीं सरकारों के बीच बैठे हुए बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े MLA ने ये लैंड माफियाज़ का काम करके बड़ी हज़ारों कनालों, सैकड़ों कनालों की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा किया, उनके ऊपर अपनी गिरदावरियाँ की और उनके ऊपर LB 6 S432 किया। या रोशनी एक्ट भी उन्हीं सरकारों की ही एक देन थी। रोशनी एक्ट के तहत भी उन सरकार के लीडरों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा लिया। तो उन लीडरों के ख़िलाफ़, उन सरकारों के ख़िलाफ़ लोग परेशान थे, इसलिए लोग सड़कों पर नहीं निकले थे, इसलिए लोग बाहर नहीं आए थे। लेकिन आज की डेट में जो सरकार ने ये फैसला लिया है कि जितने भी सरकारी अराज़ीजात हैं, जिनमें मखसूस काचराई है, उसके बाद रोशनी लैंड है, जाड़ है या दीगर जो स्टेट लैंड्स हैं, शामलादे वगैरह, उनके ऊपर से इस वक्त कब्ज़ाजात हटाए जा रहे हैं। आज हम
जो यहाँ पुंछ के लोगों की तरफ से एक मामूली सी कॉल पर एहतजाजी कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं। हम आपके चैनल की वसातत से, इस एहतजाज की वसातत से जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि देखिए, शहरों के अंदर जो लोग स्टेट लैंड्स पर बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो 1990 से लेकर 2010 तक मिलिटेंसी के सताए हुए थे। पहले उनको मिलिटेंटों ने सताया, उन्होंने गाँव को पलायन किया, वहाँ से वो निकले, अपनी 2 कनाल 1.5 कनाल 3 कनाल जितनी ज़मीनें थी वो बेची और यहाँ आकर के उन्होंने स्टेट लैंड खरीद ली। अब किसी ने 10 लाख में खरीदी, किसी ने 2 लाख में खरीदी, किसी ने लाख में, जितनी किसी की हैसियत थी उतनी उसने खरीदी। तो उन बेचारे गरीब अनपढ़ लोगों का कसूर क्या है जिनको मिलिटेंटों ने सताया हुआ था? अब उन्होंने यहाँ आकर के छोटी सी ज़मीन ली, पूरी मेहनत की, मजदूरी की, बच्चों को पढ़ाया, थोड़ी सी झुंपड़ी बनाई, आज सरकार कह रही है उसको गिराया जाए। जबकि सरकार को पहले चाहिए कि जिन लोगों ने उस ज़मीन को बेचा, स्टेट लैंड को, उसको पहले पकड़ा जाए कि तूने क्यों बेचा। और बल्कि मैं कहता हूँ कि जितनी उसकी बेची हुई ज़मीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई है, उस कंस्ट्रक्शन की पेनल्टी भी उसी आदमी से ली जानी चाहिए। और साथ साथ सिर्फ वही आदमी इसमें कसूरवार नहीं है, कसूरवार तो बड़ा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, क्योंकि बेचने वाला जो है वो लालच में है या अनपढ़ भी है। लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, वो कह सकता है दोनों पार्टीज़ को कि ये स्टेट लैंड है, यहाँ नहीं खरीदनी है, ये सरकार की जगह है, क्योंकि सरकार के लिए महकमा रेवेन्यू जो है वो काम कर रहा है। तो मेरी गुजारिश रहेगी आपके चैनल की वसातत से, LG इंतज़ामिया से, कि इससे पहले कि लोगों को बेदखल किया जाए, एक कमेटी तश्कील दी जाए जो जुडिशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी हो, JIT हो, उसको तश्कील दे करके उन रेवेन्यू ऑफिशल्स को, चाहे तहसीलदार हों, कोई नायब तहसीलदार हों, रिटायर्ड हो चुके हैं जो भी हैं, उनके खिलाफ एक प्रॉपर थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जाए। जो उसमें कसूरवार पकड़े जाते हैं, जिन्होंने वो इलीगल एंट्रीज़ की हैं, पहले उनको पकड़ा जाए। जिस वक्त उनको पकड़ा जाएगा, उसके बाद उन लोगों को पकड़ा जाए जिन लोगों ने वो ज़मीनें बेची हैं। उसके बाद इन गरीब लोगों को, जो गाँव से देहातों से अनपढ़ लोग आए हैं, नासमझ लोग आए हैं, उन लोगों को बाद में पकड़ा जाए। और साथ ही साथ मैं आपके चैनल की वसातत से गुजारिश करूँगा, देही इलाकों में बंजर ज़मीनें, मिट्टी और पत्थर वाली ज़मीनें खोद कर लोगों ने 1 या 2 कनाल ज़मीनें तैयार की हैं, जिसमें से वो अपनी काश्त करते हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि अपनी ज़मीन में से खुद रोज़गार कमा के खुद काश्त करके आप खाओ, तो दूसरी तरफ से उन ज़मीनों को से उनको बेदखल करके उनको निकाला जा रहा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है सरकार का। एक तरफ सरकार कह रही है ये फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करके लोगों को मालिकाना हकूक़ दे रही है कि जिस शख्स के पास उन 25 साल से, या दूसरी कैटेगरी रखी है 75 साल से ज़मीन, सरकारी ज़मीन पर जो काबिज़ है, उसको मालिकाना हकूक़ दिए जाएंगे। तो मैं देख रहा हूँ आज उन लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं जिनकी 1941-42 की उसमें गिरदावरी में बाज़ाब्ता नाम इंटर है। 1957-58 की जो इस वक्त बंदोबस्त हुआ था, सेटलमेंट हुआ था, उसमें नाम दर्ज है। 1961-62 की गिरदावरियाँ उसके पास मौजूद हैं। अब जिस आदमी के पास 1941 75 साल की गिरदावरियाँ मांग रहे हैं, तो 1941 वाले की 75 साल से ज़्यादा बनती है, एक्सीड कर रही है, 80 साल से भी ऊपर जा रही है। उस आदमी का क्या कसूर है? उस आदमी ने मालिया भर करके वहाँ पर मालिकाना हकूक़ लिए हैं, उनके नाम लिस्ट में शामिल हैं। जबकि हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऑर्डर से 2016 में एक लिस्ट बनी थी, कुछ लोगों को एविक्ट किया गया था जिन्होंने रास्ते से एंट्रियाँ करवाई थी कुछ रेवेन्यू ऑफिशियल्स के साथ मिलकर। वो हकीकत में लैंड माफियाज और लैंड ग्रैबर्स थे। उन लोगों, जिन लोगों को उस वक्त एविक्ट किया गया था, उनके आज लिस्ट में नाम मौजूद नहीं है, क्योंकि उन्होंने सम ब्लू आइड ऑफिसर्स के साथ मिलकर S-432 LB6 करके अपना रिकॉर्ड पक्का कर लिया है। या अगर आज तक नहीं भी हुआ है, तो आज भी वो कहीं मेल मिलाप करके उन्होंने अपना नाम इस लिस्ट में नहीं लिखवाया है। जिन लोगों की कोई सियासी अप्रोच नहीं है, जिन लोगों की कोई माली अप्रोच नहीं है, उन लोगों के इस लिस्ट में नाम देख रहा हूँ। बाकी जो बड़े बड़े लैंड माफियाज हैं, जिन्होंने पिछली सरकारों में रह करके, मंत्री के ओहदों पर रह करके, या मंत्रियों के साथ मेल मिलाप करके, या कुछ रेवेन्यू ऑफिसर्स के साथ मेल मिलाप करके सैकड़ों कनाल ज़मीनें हड़प की हैं, उनके खिलाफ नोटिस लें। हम सब लोग, ये जम्मू कश्मीर का हर गरीब आदमी सरकार के इस फैसले की तायद करेगा। अगर गरीबों पर ये जुल्म होगा, ये बुलडोज़र चलेगा, तो गरीब सड़कों पर आएंगे। क्योंकि इंसान के लिए जमहूरी मुल्क में सरकार की 3 जिम्मेदारियाँ होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर सरकार मकान छीन रही है तो बुनियादी हक छीन रही है गरीब आवाम का। तो ये जमहूरी मुल्कों में ये चीज़ें नहीं चलती हैं, ये तानाशाह हुकूमतों में होती हैं। तो सरकार तानाशाही की तरफ ना जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद चौहान, मैं पुंछ खनेतर से हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो ज़मीनी नए कानून आए हैं उसको लेकर आज यहाँ पे प्रोटेस्ट भी बड़ी तादाद में किया जा रहा है, जगह जगह पे किए जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे जमा हुए हैं किस वजह से, और क्या कुछ LG हुकूमत के लिए कहना चाहेंगे? हम LG इंतज़ामिया से आज पुंछ की ज़मीन से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हुकूमतों का काम होता है आवाम को बसाया जाए, उनको रोटी, मकान और तालीम और सेहत का उन लोगों का ख्याल करना हुकूमत वक्त का काम होता है। 1947 से पहले
जब यह आज़ाद हिंदुस्तान नहीं बना था तो अंग्रेज़ों का राज था, तो इन लोगों को उस वक़्त अच्छा खाना या अच्छा कपड़ा पहनना नहीं दिया जाता था। ये उस वक्त के जालिम हाकमरान किया करते थे। आज वही हम 2014 के बाद देख रहे हैं कि रियासत जम्मू व कश्मीर को डिक्टेटरशिप के अंदर आवाम को दबाया जा रहा है, आवाम की आवाज़ दबाई जा रही है, इस आवाम की कोई सुनाई कहीं नहीं है। मैं एलजी हुकूमत से और केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस रियासत जम्मू व कश्मीर में प्रैक्टिकल न किया जाए, यहाँ तजर्बागार रियासत जम्मू कश्मीर को ना बनाया जाए। यह रियासत जम्मू व कश्मीर, यहाँ 80% लोग अगर यहाँ मुसलमान आबादी थी तो उन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद हिंदुस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को ठुकराया, यो इन्होंने अपने हिंदुस्तान को सीने से लगाया, इस मादरे वतन के लिए इन्होंने जान दी। आज मैं केंद्र सरकार से भी और एलजी इंतज़ामिया से भी ये पूछना चाहता हूँ, जब एक आप कहते थे एक हाथ में यहाँ के नौजवानों में लैपटॉप होगा, कलम किताब होगी, तो आज मैं मोदी साहब से भी पूछना चाहता हूँ, तो एलजी इंतज़ामिया से भी पूछना चाहता हूँ, ये मिलिटेंसी की मारी हुई आवाम रियासत जम्मू व कश्मीर में ना जाने कितने लोगों के घर उजड़ गए, तो आज इनके हाथों में आप लैपटॉप देना चाहते हैं या इनके हाथ में पत्थर देना चाहते हैं? अगर इनके घर उजाड़े जाएंगे, इनकी ज़मीनें अगर इनसे छीनी जाएंगी, सरकार लैंड है, अगर किसी के पास, बड़े माफियों के पास, मिनिस्टरों के पास या बड़े बड़े पैसे वालों के पास, गरीब गुरबा के पास, किसी के पास 1 कनाल घास चराई है, किसी के पास 10 मरले, किसी के पास 5 मरले, उन लोगों को ना एलजी हुकूमत उजाड़ने की कोशिश करे, ना केंद्र सरकार से मैं कहता हूँ होश में आ जाए, वो इस आवाम को रियासत जम्मू व कश्मीर को तजर्बागाह ना बनाए। जुल्म हद से बढ़ जाएगा तो उस वक़्त आवाम फिर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आएगी, उस वक़्त एक इनकलाब आएगा, हुकूमत चाहे जितनी मर्जी फोर्सें लगा ले, तो आवाम के सामने हुकूमत टिक नहीं पाएगी। एक चीज़ मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा, आप तमाम लोग, आप सब ने बीडीसी डीडीसी बनाए, सब ने बीडीसी डीडीसी चुने, आज आप यहाँ सड़कों पे अकेले हैं। हर जगह देखने को यही मिल रहा है कि आवाम जो है अकेली खड़ी है। डीडीसी बीडीसी बनाए किस चीज़ के लिए बनाए थे और क्या डेवलपमेंट हुई उसके बाद? आज आपकी दुख सुख में वो क्यों नहीं शरीक हो रहे? मैं आपको बताऊं कि डीडीसी या बीडीसी वाले जितने लोग चुने गए वो सिर्फ हुकूमत के चमचे हैं, वो हुकूमत के चमचे हैं। अगर वो हुकूमत के खिलाफ आवाम की बात करेंगे, आवाम के साथ प्रोटेस्ट करेंगे, तो ना डीसी, उनकी डीसी साहब के पास वो जो चापलूसी करने जाते हैं, जो वो गपला करने चाहते हैं, 2 नंबर के धंधे चलाना चाहते हैं, तो फिर आवाम की बात करेंगे तो उनकी ना केंद्र सरकार में सुनाई होगी, ना जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी डीडीसी बीडीसी रियासत जम्मू कश्मीर में उनकी वक्ती एडमिनिस्ट्रेशन कभी नहीं सुनाई देगी, क्योंकि ये चापलूस लोग हैं। अगर ये आवाम की सही रहनुमाई करते और ये कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास और तरक्की कर रहे हैं, मेरे साथ डीसी साहब एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच के, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, जब से डीसी साहब आए खनेतर के अंदर हाईवे रोड से लेकर खनेतर जो सबसे बड़ा गांव है उसकी रोडों की खस्ता हाली देखें, स्कूलों की बिल्डिंगों की टूटी हुई देख लें, कहाँ विकास की बात कर रहे हैं। जब डीसी साहब से बात करो वो कहते हैं मेरे पास फंड ही नहीं, आप डीडीसी से बात करो, बीडीसी साहब प्लान में रखेंगे। अब मैं डीसी साहब से पूछना चाहता हूँ, डीसी साहब आप यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं, आप यहाँ डेवलपमेंट चेयरमैन हैं, तो आप क्या करने यहाँ आए थे? अगर डीडीसी और बीडीसी करते तो आवाम आपसे क्यों फ़ोनों से या आपसे क्यों मेमोरेंडम लेके जाती? मैं कम से कम 200 आदमी लेके कई मरतबा डीसी साहब से मिला, आज दिन तक खनेतर की कोई सड़क नहीं बनी, कोई पुल ही नहीं बनी। डीसी साहब से पूछें, आज़ाद चौहान कहता है कहाँ तामीर और तरक्की हो रही है? तो काफ़ी चाहेंगे, जिस तरह सरकार ने ये फरमान दिया है कि 20 दिन के अंदर जितनी भी स्टेट लैंड, रोशनी लैंड या काचराई लैंड है जिस पे इलीगल अक्रोचमेंट की है उसको खाली कर दिया जाए। सर मैं आपको एक हकीकत बताना चाहता हूँ, बहुत से हमारे लोग ऐसे हैं कि जिनको शायद इतिहास का पता नहीं है। मैं आपको हिंदुस्तान की 3 पोजीशन बताना चाहता हूँ। वो 3 पोजीशन ये बताना चाहता हूँ कि एक वो हिंदुस्तान जो अंग्रेज़ों के कब्ज़े से पहले का हिंदुस्तान,
दूसरा हिंदुस्तान वो कि जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया, और तीसरा हिंदुस्तान वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान बनाने के बाद का हिंदुस्तान। अंग्रेज़ों से पहले हिंदुस्तान के अंदर में 80% लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का यानी पढ़ाई लिखाई का हकूक़ नहीं थे, ज़मीन और जायदाद रखने का हकूक़ नहीं था, अच्छा कपड़ा पहनने का इनको हकूक़ नहीं था। ये अंग्रेज़ों से पहले का हिंदुस्तान, जिसकी यह तस्वीर मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। दूसरा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के टाइम का हिंदुस्तान, जब हमें शिक्षा हासिल करने का, तालीम हासिल करने का हमें हक़ मिला, हमें स्कूलों में जाने का हक़ मिला, हमें अच्छा कपड़ा पहनने का हक़ मिला। तीसरा वो हिंदुस्तान जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान द्वारा बनाया गया हिंदुस्तान, कि वो 80% लोग जो ज़मीनें नहीं रख सकते थे, जो ज़मीनें नहीं रख सकते, मैं उस चीज़ का नाम नहीं लेना चाहता, उस समय भी 20% लोगों के पास में ज़मीनें थीं, और वो सिर्फ 4 जाति के लोग थे। 80% लोगों के पास में 6800 कुछ जातियाँ हैं जिनके पास में ज़मीनें रखने का अधिकार नहीं था। और आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो फरमान जारी किया गया है, यह सिर्फ मात्र 80% लोगों के लिए है। वो 20% लोग जो भूमि माफिया थे उस वक्त, आज भी उन्हीं के हवाले वो ज़मीनें की जाएंगी। मैं सरकार से कहता हूँ, मैं एक सरकार का नुमाइंदा होने के नाते, मैं इस पब्लिक का एक प्रतिनिधि होने के नाते, मौजूदा सरकार का भी मैं एक हिस्सा हूँ। मैंने सरकार तक ये बातें पहुँचाई हैं। क्या आप वापस उसी हिंदुस्तान को डेवलप करना चाहते हो? यह डेवलपमेंट नहीं है। इसके अंदर में 80% लोग जो है सड़कों पे आ जाएंगे, वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, वो अच्छा कपड़ा नहीं पहन पाएंगे। तो आप मुझे बताइए ये कहाँ से डेवलपमेंट होगी? तो मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके आप उन इंक्रोचेज़ को देखिए कि जिनके पास में 1000 2,000 कनाल ज़मीनें पड़ी हुई हैं, उन लोगों से ज़मीनें खींचिए। हम तो ये कह रहे थे कि 370 एब्रोगेशन जब हो गया तो ये जो गरीब आवाम है, जिनके जो झोगी झोपड़ियों में रह गए, इनको अच्छी जगह मिलेगी, ये भी अपना अच्छा घर बनाएंगे, ये भी अच्छा अपना भविष्य का सपना देखेंगे। लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है। मुझे रोज़ दिन लोग फ़ोन कर रहे हैं, रात को सोने नहीं देते कि आप भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा के एक स्टेट के सेक्रेटरी हो और आपकी आवाम के ऊपर में ये जुर्म ढाया जा रहा है। हमने उसकी हाई लेवल तक बात की। मैं LG इंतज़ामिया से फिर निज़ाम करता हूँ कि ये जो आपने मौसम जो चुना है, जो महीना चुना है जब कोर्ट बंद है, तो इसको आप आगे बढ़ाइए और उसकी एक इन्वेस्टिगेशन कीजिए प्रॉपर तौर पे कि वो इंसान जिसके पास में 100 या 150 कनाल से ज़्यादा की ज़मीनें हैं, उसके पास में खालसा सरकार है या कहाँ चराई है, उसको आप कवर कीजिए ना, उसको डेमोलाइज कीजिए। एक गरीब इंसान सारा दिन मजदूरी करता है, शाम को बेचारा खाता है, तो वो कहाँ रहेगा? कि आपने जो फरमान जारी किया है ये नहायत ही दिल दहला देने वाला फरमान है। ये तमाम बुज़ुर्गों, नौजवानों, औरतों, बच्चों के घरों को बेघर कर देने वाला फरमान है। लिहाजा ये जो अर्द है या समावात है अल्लाह ताला की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। सबा समावाती वल अर्द फ़ी सित्तति अय्याम, ये 7 ज़मीनें और 7 आसमान मेरे परवरदिगार आलम ने 6 दिनों में बनाए और ख़ुद अपने अर्श आज़म के ऊपर इस्तवा हो गया। इसी तरीके से ये ज़मीनें अल्लाह की हैं, इनको कोई नहीं छीन सकता। लिहाजा ये आपके जो फरमान हैं ये गलत हैं, लिहाजा इनकी हम मजम्मत करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 100 200 300 2,500 हज़ार कनाल ज़मीनें हैं, वो भी खालसे ही हैं, वो उनके ऊपर बैठे हैं क्योंकि हुकूमत उनकी है और हुकूमत उनके साथ मिली है। वो बड़े अफसर लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो जिनके पास मेरे वालिद साहब ने 1961-62 में पत्थर खोदे और पत्थर तोड़े और पत्थर जो है एक बहुत बड़े पहाड़ को वहाँ अपना खून लगा के ज़मीन को सीधा किया। 61-62 की गिरदावरी मेरे पास अभी मौजूद है। लेकिन मेरा मकान भी आ गया इस लिस्ट में कि भाई आप अपना मकान, कच्चा मकान उठा लें और ज़मीन को खाली कर दें। मेरे पास जगह ही वही है। इसी तरीके से हर इंसान के पास 1-1 मरला, 2-2 मरले या कनाल या 2-2 कनाल जगह हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? मर जाएंगे। ख़बरदार, मैं इस हुकूमत को करना चाहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान की जितनी भी अवाम है, इस्लाम हमें ये इजाज़त देता है कि हम अपने बादशाह की कदर करें। वो मोदी साहब हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये हिंदुस्तान हमारा है, हम इस हिंदुस्तान में रहने वाले हैं। हमारे दादा परदादा आबा वजदाद इस हिंदुस्तान के ही हैं और हिंदुस्तान में ही रहेंगे और हिंदुस्तान में ही मर जाएंगे। ये बात कोई अपने दिल में मत सोचे कि ये हिंदुस्तान हमारा है, ये किसी के बाप का नहीं है, हमारा हिंदुस्तान है। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में ही रहेंगे। और LG इंतज़ामिया से मेरी ये गुजारिश है कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ये जो गरीब लोगों की ज़मीनें हैं, थोड़ी थोड़ी या थोड़े थोड़े मकान हैं, इनके लिए कोई राहत दी जाए
और जिन लोगों के पास बड़े मकान हैं या बड़ी प्रॉपर्टी है या बड़ी ज़मीनें हैं उनके लिए पहले कानून बनाया जाए।